मेरी और आंचल की शादी को काफी वक्त गुजर चुका था। मेरी पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती में कोई भी कमी नहीं थी, मगर मैं उससे नफरत करता था। यहाँ तक कि मैं तो आंचल से शादी भी नहीं करना चाहता था। मेरी माँ ने मेरी शादी आंचल से जबरदस्ती कर दी। मेरी उससे शादी तो हो गई, लेकिन मैं उसे दिल से अपनी पत्नी नहीं मान पाया था, क्योंकि हम दोनों में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती थी। मैं पिछले 5 महीने से आंचल के पास तक नहीं गया था, क्योंकि मुझे उससे घिन आती थी। मगर जिस दिन मेरी पत्नी ने यह बताया कि वो प्रेग्नेंट है, ये सुनकर मैं हैरान रह गया। क्योंकि जब पिछले 5 महीने से मैं उसके पास भी नहीं गया था, तो भला ऐसा कैसे हो सकता था। मैं उसे लेकर डॉक्टर के पास गया, क्योंकि मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन डॉक्टर ने मुझे एक और हैरान कर देने वाली बात बताई। डॉक्टर ने आंचल को 1 महीने की प्रेग्नेंट बताया। तो मैंने सीधे अपनी पत्नी से ही पूछ लिया कि सच बताओ, ये बच्चा किसका है। जिस पर मेरी पत्नी हंसकर बोलने लगी, ये बच्चा आपका ही है। और इसने मुझे एक बात ऐसी बताई जो वो करती आ रही थी। ये सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरा दिल किया कि इस औरत से जबरदस्ती तलाक लेकर अभी घर से धक्का देकर बाहर फेंक दूं। मैं आंचल को बचपन से जानता था। हम एक ही साथ पले बड़े हुए थे। वो मेरी नानी की पड़ोसी थी। पापा की मृत्यु के बाद माँ मुझे लेकर नानी के पास ही आ गई थी, क्योंकि पापा की मृत्यु के बाद उनके खानदान वालों ने माँ को घर से निकाल दिया था। मेरे अलावा माँ का और कोई नहीं था। मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ 5 साल थी और पहली बार अपनी नानी के घर आया था। दादी के घर हमेशा लड़ाई का माहौल रहता था, जहाँ शायद ही कोई किसी से प्यार से बात करता था। इस माहौल ने 5 साल की उम्र में ही मुझे अलग रहना सिखा दिया था। नानी के घर आकर जब मुझे एक अलग ही माहौल मिला, तो इसने मेरे अंदर बहुत कुछ बदल दिया था। सब बहुत प्यार से रहते थे, मगर फिर वही बात हुई, कौन किसी का बोझ बर्दाश्त करता है। कुछ दिनों के बाद मामा का व्यवहार हमारे प्रति बिल्कुल बदल गया। मेरी माँ ने भी इस बात को महसूस कर लिया। इसलिए हालात को मद्देनजर रखते हुए माँ ने कहीं नौकरी करने का फैसला किया, ताकि घर के खर्च में हाथ बटा सके। और माँ ने मेरा एडमिशन भी करा दिया। उसी स्कूल में आंचल भी पढ़ती थी, वो भी मेरी ही क्लास में थी। और कुछ दिनों बाद मेरी आंचल से दोस्ती हो गई, और स्कूल से आने के बाद भी हम साथ बैठकर ही पढ़ते थे। मगर हम जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, तो आंचल की मम्मी ने यह बात की कि वो साथ न रहे, और फिर उसकी मम्मी ने आंचल को रोकना शुरू कर दिया, जो उनके हिसाब से बिल्कुल ठीक था। अपनी मम्मी के डर से अब आंचल भी मुझसे दूर दूर रहने लगी थी। मैंने स्कूल में कोई दोस्त नहीं बनाया था। आंचल ही सिर्फ मेरी दोस्त थी, जिससे मैं सारी बातें शेयर कर लेता था। आंचल का मुझसे दूर होना और माँ के साथ मामा के बिगड़ते व्यवहार को देखकर मैं दिन प्रतिदिन मजबूत होते जा रहा था। मैंने खूब दिल लगाकर पढ़ना शुरू कर दिया, ताकि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन सकूं और अपनी माँ की सारी परेशानी दूर कर सकूं, उनको हमेशा खुश रख सकूं, उनकी आगे की जिंदगी अच्छी बना सकूं। वक्त गुजरता गया, मेरा सारा ध्यान पढ़ाई पर था। मुझे अपनी और माँ की आगे की जिंदगी अच्छी बनानी थी, क्योंकि बचपन से ही माँ को दूसरे घरों का काम करते देख मैं अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान और दुखी होता था। और मामा जी की पत्नी यानी मेरी मामी सारा दिन घर में आराम से रहती, बल्कि घर के काम के लिए नौकरानी रखी हुई थी। जबकि दूसरी तरफ मेरी माँ सारा दिन बाहर के लोगों के घरों का काम करती, और वापस घर आकर रात का खाना भी उन्हें खुद ही बनाना पड़ता था, क्योंकि माँ के लिए कोई सहारा नहीं था। जैसे मामी के लिए मामा मौजूद थे, वैसे ही मेरी माँ सिर्फ मेरे लिए ही ये सब कुछ कर रही थी। माँ की मेहनत को देखते हुए मैंने भी ये फैसला कर लिया था कि मुझे एक काबिल बेटा बनना है, और मैं धीरे धीरे कामयाब भी हो रहा था। खैर, वक्त गुजरता रहा और पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। सब मेरी कामयाबी से खुश थे, मगर इनमें सबसे ज्यादा खुश मेरी माँ थी। अच्छी सैलरी थी। मैंने सबसे पहले माँ का बाहर काम करना बंद करा दिया था। मेरी जॉब के बाद मामा का व्यवहार भी माँ के साथ अच्छा होने लगा। जिन लोगों को हम बोझ लगते थे, अब वही हमें सर आंखों पर बैठाते थे। लेकिन अच्छा बुरा वक्त तो सबका आता है। मामी जो इतना घमंड करती थी, अब उनका बुरा वक्त शुरू हो चुका था।
क्योंकि एक दिन अचानक मामा के शरीर के आधे हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। उनको फॉलिज की बीमारी हो गई थी। बहुत सारी जगह मामा का इलाज भी कराया, मगर कहीं से भी उनको ठीक होने की कोई उम्मीद न दिखाई दी। मामा की सारी जमा पूंजी इनके इलाज में ही खर्च हो गई और वो पाई पाई के लिए तरस गए। जब इन्हें मदद की जरूरत थी, इनको सबने अकेला छोड़ दिया। तभी माँ ने अपने भाई का साथ दिया। मामा के इलाज से लेकर घर के खर्च तक सब जगह उनकी मदद की। मामी को हौसला देती कि ईश्वर पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। उधर आंचल ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। उसके घर उसके रिश्ते भी आने शुरू हो गए थे और एक दिन मैंने माँ को आंचल के बारे में भी बता दिया, लेकिन माँ अभी मामा को लेकर बहुत ही परेशान थी। खैर, कुछ दिन के बाद माँ ने आंचल के घर जाकर हमारे रिश्ते की बात कर ली। आंचल के मम्मी पापा को भी मेरे बारे में सब कुछ पता था, तो उन्होंने भी इस रिश्ते के लिए मना नहीं किया। अब माँ रात दिन अपने भाई की टेंशन में रहने लगी थी और मुझसे माँ की हालत नहीं देखी जाती थी। इसलिए मैंने सोचा माँ जब तक इस घर में रहेगी और अपने भाई को देखती रहेगी, माँ की हालत नहीं सुधरेगी। इसलिए मैंने जल्दी से जल्दी दूसरा घर खरीदने के बारे में सोचा, क्योंकि वो तो खरीदना ही था। और कुछ दिन बाद ही मैंने एक घर ले लिया और हम उस घर में शिफ्ट हो गए, क्योंकि माँ उन लोगों के लिए अपने आप को दुखी कर रही थी जो हमें एक समय पर बोझ समझते थे। खैर, कुछ दिन गुजरे और मामा की तबीयत भी ठीक हो गई और धीरे धीरे उनका काम भी ठीक हो गया और अब आंचल और मेरी शादी भी करीब आ गई और कुछ दिन बाद हमारी शादी भी हो गई। मैं बहुत ही खुश था। मैंने अपनी जिंदगी में अब सब कुछ हासिल कर लिया था और एक दिन फोन आया कि तुम्हारे मामा अब इस दुनिया में नहीं रहे। माँ को ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बीमार पड़ गई। मैं ऑफिस से आकर माँ की दवाई चेक करता कि आंचल माँ को दवाई दे रही है या नहीं, लेकिन दवाई खाने के बाद भी माँ की हालत में थोड़ा भी सुधार नहीं हो रहा था, बल्कि उनकी हालत रोज बिगड़ती जा रही थी। कुछ दिन बाद माँ की ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। तब डॉक्टर ने मुझे बताया कि उनको कोई दवाई ही नहीं दी जा रही थी। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया। एक मिनट को तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि दवाई तो मैं रोज आकर चेक करता था, रोज दवाई कम होती थी। मैंने ये बात आंचल से पूछी तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया, मगर जैसे ही मैंने गुस्से से उसे डांटा तो वो तुरंत अपनी गलती की माफी मांगने लगी। मैंने इससे पूछा आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो बोली मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं चाहिए था, क्योंकि माँ और उसकी अक्सर कहा सुनी हो जाती थी, इसलिए उसने ऐसा किया था। इसकी यह हरकत देखकर मुझे उससे घिन आने लगी थी, लेकिन मैं अभी इसका कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उधर मेरी माँ की हालत बहुत खराब थी। उसके बाद मैं सीधे हॉस्पिटल चला गया और उनसे माफी मांगने लगा। तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम आंचल को कभी नहीं छोड़ोगे और ना ही उसे परेशान करोगे। मुझे माँ की बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिस औरत ने उनके साथ ऐसा किया है वो मुझसे इसे परेशान न करने का वचन ले रही है। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि ये माँ का आखिरी समय चल रहा है और वो इस वक्त भी उस गंदी औरत की फिक्र कर रही है। आखिरकार माँ भी मुझे इस बेवफा दुनिया में अकेले छोड़कर चली गई और हमेशा के लिए मेरी आंखें नम कर गई। माँ के जाने के बाद मेरी जिंदगी में तो कुछ बाकी ही नहीं रहा था। मैं आधी आधी रात तक घर से बाहर ही रहता, खाना भी बाहर ही खाता, आंचल से बात तक भी ना के बराबर ही होती थी। कुछ महीनों बाद जब वो मुझे बेशर्मों की तरह अपने प्रेग्नेंट होने की खबर बता रही थी तो मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि जो इसने किया था उसे मैं मरकर भी भूल नहीं सकता था और इसे कभी माफ नहीं कर सकता था। फिर मेरे बिना पास गए प्रेग्नेंट कैसे हो गई। मैंने इस बात को ज्यादा नहीं बढ़ाया और चुप रहा, लेकिन मैं कब तक चुप रह सकता था। मैंने एक व्यक्ति को अपने घर और इसकी जासूसी पर लगा दिया। कुछ दिनों के बाद उसने मुझे बताया कि तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद एक लड़का तुम्हारे घर आता है और जिस दिन वो घर नहीं आता तो तुम्हारी पत्नी उसके घर जाती है। तो मैंने उस व्यक्ति को रंगे हाथ पकड़वाने को बोल दिया। उसने कहे अनुसार उस लड़के के मेरे घर में जाते ही मुझे फोन कर दिया। मैं पुलिस को लेकर अपने घर पहुंच गया और चोरी के इल्जाम में उसे जेल भिजवा दिया। वो लड़का आंचल के मोहल्ले का ही था जिससे उसके नाजायज संबंध थे। उसके जेल जाने के बाद मैंने आंचल को भी तलाक दे दी। मैं माँ से किया वादा नहीं निभा पाया था
उसका मुझे बहुत दुख था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगर माँ को भी इस बात का पता चल जाता तो शायद माँ भी मुझे ऐसा ही करने को बोलती। इसके बाद इस बड़ी दुनिया से मेरा विश्वास ही उठ गया और फिर ना तो मैंने कोई दोस्त बनाया और ना ही दूसरी शादी की। बस हमेशा हमेशा के लिए अकेले रहने का फैसला कर लिया और आज तक इस बेदर्द जिंदगी के सफर में अकेला ही चलता जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।